बहुत दिनों पहले की बात है। होबू चंद्र नाम का एक राजा था। उसके मंत्री का नाम भी गोबू चंद्र था। लोग कहते थे कि होबू चंद्र राजा का, गोबू चंद्र मंत्री। राजा होबू चंद्र अत्यंत आनंदित होकर अपना राजकाज चला रहे थे, लेकिन प्रजा डर डर कर जी रही थी। कारण यह था कि मंत्री भी अत्यंत सहमे सहमे रहते थे। बुद्धि में राजा मंत्री कोई भी एक दूसरे से कम न था, लेकिन उनकी बुद्धि की मार से प्रजागणों के प्राण हलक में अटके रहते थे। दरअसल होबू चंद्र के दिमाग में जब तक उड़ंद विचार जन्म लेता और उन विचारों के समाधान का दायित्व गोबू चंद्र के कंधे पर पड़ता था, दायित्व से मुकरने का कोई उपाय न था। राजा संभव असंभव कुछ सुनना नहीं चाहते थे, किसी प्रकार की आपत्ति पर ध्यान नहीं देते थे। हुक्म की तामील न होने पर होबू चंद्र जल्लाद को बुलवाकर सूली पर चढ़ाने का आदेश भी जारी कर देता था। ऐसे राजा के राज्य में प्रजा के दिन किस प्रकार कट रहे होंगे, यह सहम ही समझा जा सकता है। नित्य नए डर की छाया में वे जी रहे थे। एक दिन राजा होबू चंद्र ने दरबार में आते ही मंत्री गोबू चंद्र को तलब किया। रात दरबार में हाजिर होने में गोबू चंद्र ने भी जरा भी देरी न की। हाथ जोड़कर बोला, आदेश कीजिए महाराज। होबू चंद्र ने कहा, सुनो गोबू, आज दरबार में आकर सिंहासन पर बैठते समय देखा मेरे तलवे में ढेर सारी धूल लगी हुई है। गोबू चंद्र ने अपनी जीभ को दांतों से दबाते हुए कहा, महासर्वनाश, महाराज के पैरों में धूल है। देख रहा हूँ धूल का साहस काफी बढ़ गया है। आज पैरों में बैठ गई है तो 2 दिनों बाद सिर पर बैठेगी। ठीक कर रहे हो तुम, सिर पर चढ़ जाएंगी। उन्हें बेअदब धूलों पर रोक लगानी पड़ेगी। तुम सारे राज्य से धूलों को हटवा दो। 2 दिनों में यह काम होना चाहिए। अगर न कर सके तो तुम्हें सूली पर चढ़वा दूंगा। गोबू चंद्र ने कहा, महाराज आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी उपयुक्त व्यवस्था कर रहा हूँ। दरअसल बात यह थी कि जैसा बेवकूफ राजा था वैसा ही बेवकूफ मंत्री भी था। गोबू चंद्र रात दरबार से बाहर आया और उसने राजा के सारे झाड़ूदारों को तलब किया। थोड़ी ही देर में हाथ में झाड़ू लेकर 2000 झाड़ूदार उपस्थित हो गए। गोबू चंद्र ने उन्हें आदेश दिया, सारे राज्य में झाड़ू लगाकर आज इस समस्त धूलों को दूर करो। कहीं धूल का एक भी कण रहना नहीं चाहिए। जो आज्ञा बोलकर 2000 झाड़ूदार तुरंत अपने कार्यों में जुट गए। देखते ही देखते पथघाट, बाजार हाट, खेत खलियान आदि की धूलें आसमान में उठ गईं। धूल ही धूल, आंखें खोलकर देखना असंभव हो गया था। राज्य की प्रजा की आंखों के सामने अंधकार छा गया। चारों ओर से सिर्फ एक ही स्वर था, मर गया रे मर गया। लेकिन झाड़ूदारों को रोकने की हिम्मत किसी में न थी। मंत्री गोबू चंद्र का हुक्म था। इधर अपने महल के बाहर शोर सुनकर होबू चंद्र ने अपनी खिड़की को खोलकर देखा तो अवाक रह गया। यह क्या कांड हो गया है। रास्ते, मैदान, घर द्वार, पेड़ पौधे सब कहाँ चले गए हैं। ऐसे लगता था मानो धूल के बादलों ने सबको ढक दिया हो। कुछ ही क्षणों में सारे धूलों ने खिड़की से प्रवेश किया। राजा के मुंह, आँख, कानों को आच्छादित कर दिया। होबू चंद्र की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसके दांत कड़कड़ाने लगे। शीघ्र ही खिड़की को बंद कर अत्यंत गुस्से में उसने पुकारा, गोबू चंद्र। गोबू चंद्र दौड़ा आया एवं हाथ जोड़कर बोला, आदेश कीजिए महाराज। जोर से गरजते हुए होबू चंद्र ने कहा, तुम्हारे प्रभु की ऐसी की तैसी, यह सब क्या शुरू हो गया है। तुमने यह क्या किया। तुम क्या अंधे हो गए हो। धूलों के गुब्बार में सब ढक गया है। सब झाड़ूदारों को जल्दी से रोको। गोबू चंद्र ने कहा, तब धूलों का क्या करना होगा महाराज। होबू चंद्र ने कहा,
धूल हटाने का उपाय तुम करो। सारे राज्य की प्रजा इस धूल के कारण हाहाकार मचा रही है। गोबू चंद्र ने कहा, ठीक है महाराज, कोई दूसरा उपाय करता हूँ। होबू चंद्र ने कहा, 2 दिन के अंदर धूल को हटाओ, नहीं तो सूली पर चढ़वा दूंगा। गोबू चंद्र तुरंत दौड़ा दौड़ा झाड़ूदारों के सरदार के पास पहुंचा और आदेश दिया, तुरंत काम बंद करवाओ। झाड़ूदारों ने झाड़ू देना तो बंद कर दिया, परंतु उड़ती धूलों को रोकना किसी प्रकार संभव न था। गोबू चंद्र ने सिर खुजलाते हुए सोचा कि धूलों को उड़ने से कैसे रोका जाए। उसकी बुद्धि बहुत तेज थी। झाड़ूदारों का काम बंद करवाकर उसने बिस्तियों को अपने पास बुलवाया। राज्य के 2000 बिस्ती अपनी आंखें रगड़ते हुए हाजिर हुए। गोबू चंद ने हुक्म दिया, तुम लोग रास्ते, मैदानों में, खेत खलिहानों में शीघ्र जल का छिड़काव करो। जहाँ भी मिट्टी देखो वहीं पानी डालकर उसे सराबोर करो। महाराज के पांव धूलों का एक कण नहीं लगना चाहिए। आदेश पाते ही 2000 भिस्ती अपने कामों में लग गए। मशक भर भर कर जल लाद लाद कर हाट बाजार, पथ मैदान, खेत खलिहान सर्वत्र ढालने लगे। देखते ही देखते नदी और तालाब के जल से सब हाहाकार हो गया। लोग ठेंगुने के ऊपर कपड़ों को उठाकर चलने लगे। इस क्रम में कई लोग फिसलकर गिर पड़े एवं अपने हाथ पैर तुड़वा दिए। अनेक लोगों के घर ढह गए। अनेक लोग आवासहीन होने लगे। बिना वर्षा के राजभवन के मुख्य द्वार पर जल हिलोले मारने लगा। महल के भीतर शोरगुल शुरू हो गया। सारा कांड देखकर होबू चंद्र ने क्रोध से कांपते कांपते गर्जना की, गोबू चंद्र तुरंत हाजिर हुआ और हाथ जोड़कर बोला, महाराज बोले, तुम्हें मैं सूली पर चढ़वाऊंगा, फांसी पर लटकाऊंगा। यह सब क्या हो रहा है? गोबू चंद्र ने कतार आवाज में कहा, धूल हटाने की व्यवस्था हो रही है महाराज। होबू चंद गुस्से से थर-थर कांपते हुए चिल्लाकर बोला, पूरे राज्यों को पानी में डुबाकर धूल हटाने की व्यवस्था कर रहे हो? मुझे मूर्ख समझा है क्या? तुम्हें धूल बालू दूर करने को कहा था और तुम कभी धूल का तूफान खड़ा करवाते हो तो कभी राज्य में बाढ़ की स्थिति ला देते हो। यही तुम्हारी मंत्री बुद्धि है। तुम्हें मैं सूली पर चढ़वा कर ही रहूंगा। मेरा नाम है होबू चंद्र, याद रखना। गोबू चंद्र ने हथेलियों को मसलते हुए कहा, महाराज। होबू चंद्र ने हुक्कार भरते हुए कहा, कोई बात नहीं सुनूंगा मैं। यह सब तुम तुरंत बंद करो। 2 दिनों के अंदर राज्य की धूलों को दूर नहीं किया तो तुम्हें सूली पर चढ़वाऊंगा। यह मेरा अंतिम हुक्म है। गोबू चंद के माथे पर मानो वज्रपात सा हो गया। इतनी बुद्धि लगाकर 2 बेहतरीन उपाय निकाला था, दोनों व्यर्थ हो गए थे। अब क्या उपाय है? सोच सोच कर गोबू चंद्र अपने केस और अपनी दाढ़ी नोचने लगा। एक बार उसके मन में विचार आया कि राजा के दोनों पैर काट देने से समस्या दूर हो जाएगी। इससे राजा के पैरों में धूल लगने की समस्या ही खत्म हो जाएगी। फिर सोचा, समूचे राज्य में मिट्टी के ऊपर अगर चटाई बिछा दी जाए तो समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन कोई भी बुद्धि उसे युक्ति संगत नहीं लग रही थी। सबके साथ कुछ असुविधाएं जुड़ी हुई थीं। चिंता के कारण गोबू चंद्र की दशा पागलों की जैसी होती जा रही थी। उसे लग रहा था कि अतः उसे सूली पर चढ़ाकर राजा मानेगा। उसकी वैसी ही पागलपन की अवस्था में उसके नौकरों ने खबर दी, एक गंवार आदमी आपसे मिलने आया है हुजूर। गोबू चंद्र को क्रोध तो बहुत आया, परंतु कुछ सोचकर पूछा, क्या चाहता है वह? नौकर ने कहा, जी ऐसा तो उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ यही कहा है कि मंत्री महाशय से भेंट करना चाहता हूँ।
गोबू चंद्र बोला, बुलाओ, देखता हूँ कौन है। बहुत पाप न करने से कोई राजा का मंत्री नहीं होता। थोड़ी ही देर बाद फटी पुरानी कमीज पहना हुआ बेचारा सा दिखने वाला एक आदमी वहां पर उपस्थित हुआ और उसने गोबू चंद्र को प्रणाम किया। उस व्यक्ति के हाथों में एक लंबा पका हुआ झोला था। प्रणाम करके उसने उस आदमी से कहा, मुझे एक बार महाराज के पास ले चलिए, मैं उनके पैरों में धूल न लगने की व्यवस्था कर दूंगा। सुनते ही गोबू चंद्र उछलकर बोला, सच कह रहे हो तुम? तब तो शीघ्र ही मेरे साथ चलो। गोबू चंद्र उस आदमी को साथ लेकर महाराज के दरबार में उपस्थित हुआ। कान छूती हंसी के साथ बोले, महाराज, समस्या का समाधान मिल गया है। यह आदमी आपके पैरों में धूल लगने नहीं देगा। उस आदमी ने होबू चंद्र को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, आपके पैरों में धूल नहीं लगेगी, राज्य जल में नहीं डूबेगा, धूलों के गुब्बारों से लोग काना नहीं होंगे। मेरे पास ऐसी व्यवस्था है, यदि आप आदेश दे तो मैं कर सकता हूँ। सिंहासन पर चौकस होकर बैठने के बाद होबू चंद्र ने कहा, यदि न कर सके तो तुम्हें सूली पर चढ़वा दूंगा। उस आदमी ने हंसकर कहा, जितनी बार आपकी इच्छा हो, आप कृपया अपने दोनों पैर आगे कीजिए। होबू चंद्र ने अवाक होकर दोनों पैर आगे कर दिए। उस आदमी ने जमीन पर बैठकर अपने झोले से हथौड़ी, रापी, छुरी, कांटी, सुई, धागा आदि सब निकाल लिया। उसके बाद होबू चंद्र के तलवे की माप लेकर कुछ ही देरों में चमड़े की एक जोड़ी चप्पल बना दी। दोनों चप्पलों को होबू चंद्र के पैरों में पहनाकर उस आदमी ने कहा, महाराज, अब आप चलकर देखिए तो। होबू चंद्र तुरंत सारे दरबार में, घर के बाहर बरामदे में चहलकदमी करने लगे। बार बार पैर उठाकर देखते, नहीं पैर में कहीं धूल लग रही थी। अंदर आकर होबू चंद्र अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, बहुत अच्छी चीज बनाई है तुमने, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत तीव्र है, तुम ही मेरे मंत्री बनने के योग्य हो। मंत्री पद को हाथ से जाते देखकर गोबू चंद्र ने तुरंत महाराज के कानों में कहा, यह बुद्धि तो मेरे मन में थी। यह आदमी निश्चय कोई जादू जानता है, अन्यथा इसे पता कैसे चला। होबू चंद्र ने आंखें तरेर कर गोबू चंद्र को देखा और कहा, सारे राज्य में घोषणा करवा दो कि अब से सबको चमड़े की चप्पलें पहननी होंगी। जो मेरा आदेश नहीं मानेगा उसे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा और कल से तुम चमड़े की चप्पल पहनकर राजसभा में आओगे। गोबू चंद्र ने कहा, आपका आदेश सर आंखों पर महाराज। इस तरह एक आम आदमी ने दो बेवकूफों की समस्या का समाधान कर दिया।